नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल की एक नई शुरुआत में जिसका नाम है एडिटोरियल एनालिसिस। इस प्रोग्राम में हम अंग्रेजी के अखबारों जैसे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में छपे उन एडिटोरियल्स का विश्लेषण करेंगे जो विद्यार्थियों की समझ को गहरा बनाने में कारगर सिद्ध हो सकते हैं। अगर किसी दिन किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर 2-3 अखबारों में अच्छे लेख या एडिटोरियल्स आए हैं तो हम उन्हें एक साथ लेकर भी एनालाइज करेंगे। इस प्रोग्राम में मुख्यतः 3 चीजों पर ध्यान देंगे। पहला, एडिटोरियल का यूपीएससी सिलेबस से लिंक स्थापित करना। दूसरा, एडिटोरियल के मुख्य बिंदुओं को समझना। और तीसरा, उन इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर प्रकाश डालना जिनका जिक्र एडिटोरियल में आया है जो एडिटोरियल को समझने के लिए जरूरी है। मेरा नाम दीपशिका है और मैं दृष्टि आईएएस में सीनियर एडिटर हूँ। कोशिश रहेगी कि पूरा प्रोग्राम हिंदी में हो, लेकिन टेक्निकल शब्दों का प्रयोग प्राय अंग्रेजी में किया जाएगा ताकि आपकी वोकैबुलरी में भी बढ़ोतरी हो। अगर आपको कोई शब्द समझने में दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि ऑडियंस में से ही कोई आपको शब्द का हिंदी सब्स्टिट्यूट बता देगा। बीच बीच में ये भूमिका हमारी टीम भी निभाती रहेगी। आशा है आप सभी को दृष्टि आईएएस की ये पहल पसंद आएगी। अपने सुझाव एवं राय जरूर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का एडिटोरियल द हिंदू अखबार से लिया गया है जो द सेफ रिटर्न नाम से आया था। इसमें जो प्रवासी मजदूर हैं और अपने घरों को लौट रहे हैं वो दिल्ली, मुंबई, पुणे जैसे इलाकों से, उसके बारे में प्रकाश डाला गया है और उनको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यूपीएससी सिलेबस से लिंकेज में GS1 के अंतर्गत ये पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट से आप लिंक कर सकते हैं। GS2 में वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस बाय सेंटर एंड स्टेट्स एंड प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शंस। और GS3 के अंतर्गत आप इसे एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत लिंक कर सकते हैं क्योंकि ये सारे प्रवासी मजदूर हैं और इनफॉर्मल सेक्टर की हम इसमें बात करते हैं। आइए की पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता है, कोविड-19 का जो संकट है वो देश पे इस टाइम गहरा रहा है और इसी बीच प्रवासी श्रमिकों को अच्छा खासा संकट का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रवासी श्रमिक जो हैं वो पलायन कर चुके हैं अपने घरों की तरफ और काफी सारे भूख और मजबूरी के बीच लड़ रहे हैं। भारत में जैसा कि आपको पता है 34 दिन हो चुके हैं लॉकडाउन में। विश्व का सबसे बड़ा लॉकडाउन, सबसे सख्त लॉकडाउन भारत में चल रहा है। लेकिन प्रवासी श्रमिक जो हैं अभी भी उनकी जो दिक्कतें हैं उसका कोई निदान नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च एंड में जब सरकार से इस बारे में जवाब मांगा तो सरकार ने कहा था कि प्रवासी श्रमिकों के लिए भोजन की और रहने की अस्थायी आश्रय की व्यवस्था कर दी गई। बावजूद इसके रिपोर्ट से पता चलता है कि संकट की स्थिति से बचने के लिए बहुत सारे श्रमिक जो हैं वो अपने परिवारों तक पहुंचने के लिए पैदल ही निकल पड़े हैं। आप लोग ने बहुत सारी पिक्चर्स और न्यूज देखी होगी कि कैसे ये सारे श्रमिक जो हैं वो रोड से ही पैदल पैदल अपने घरों को जा रहे हैं। इनमें अधिकांश जो हैं वो डेली वेज लेबरर्स हैं, यानी दैनिक श्रम पे जो निर्भर करते हैं, दिहाड़ी मजदूर, और इनफॉर्मल वर्कर्स हैं यानी अनौपचारिक श्रम पे हैं। इसीलिए इनके पास फॉर्मल सेक्टर में जो सिक्योरिटी होती है आपके पास, जैसे आपके पास अलाउंसेस होते हैं या सैलरी होती है या बहुत सारे कानून होते हैं जो आपको ऐसे ही एक ही दिन के अंदर जॉब से नहीं निकाल सकते, तो ये सारे जो फॉर्मल सेक्टर की जो सिक्योरिटी होती है वो इनफॉर्मल वर्कर्स को नहीं मिल पाती है। इनफॉर्मल वर्कर्स यानी जो किसी भी नियम, कानून या सिक्योरिटी नेट जो आपका है, लॉज का, सिक्योरिटी का और स्कीम्स का जो नेट है उससे बाहर काम कर रहे हैं, अनौपचारिक तरीके से ये काम पे लग जाते हैं, उनको हम इनफॉर्मल वर्कर्स कहते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में दिहाड़ी मजदूर हो गए, ड्राइवर्स हो गए, बहुत सारी जगह पे फल सब्जी बेचने वाले हो गए, इन सबको हम इनफॉर्मल वर्कर्स कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार से जवाब मांगा था तो सरकार ने जो डेटा सुप्रीम कोर्ट को दिया है उसके हिसाब से 5 से 6 लाख जो वर्कर्स हैं, ऐसे प्रवासी मजदूर हैं, वो पैदल ही अपने गांव और घरों को जा रहे हैं लॉकडाउन के बाद से। 10,30,000 यानी 1.03 मिलियन जो है वो रिलीफ कैंप्स में या शेल्टर होम्स में उनको आश्रय दिया गया है। 15 लाख इनमें से जो है उनको, जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं यानी जिनके यहाँ वो काम करते हैं, उनके द्वारा खाना दिया जा रहा है। और इसमें से 84 लाख जो है उनको गवर्नमेंट या NGO खाना दे रही है। 22,500 के करीब देश में शेल्टर होम्स बनाए जा चुके हैं, जिसमें से 70% जो शेल्टर होम्स है वो अकेले केरला के पास हैं। एडिटोरियल आगे कहता है कि सरकार जितनी भी राहत के उपाय कर रही है अभी तक वो अपर्याप्त सिद्ध हुए हैं। जैसे राज्यों और महानगरों में कई स्थानों पर आश्रय स्थलों का जो कामकाज है वो अनियमित है, यानी उन्हें सही से रहने, खाने, सोने की सुविधा प्राप्त नहीं है। इसकी वजह से जो श्रमिक हैं वो सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं।
वित्त मंत्रालय ने भी अब तक जो राहत के उपाय दी हैं वो आवश्यकताओं के हिसाब से अपर्याप्त हैं, क्योंकि वित्त मंत्रालय ने कुछ समय पहले ही 1.7 लाख करोड़ का राहत पैकेज अनाउंस किया था माइग्रेंट वर्कर्स, विडोज, डेस्टिट्यूट्स, इन सब के लिए, जिसमें वित्त मंत्रालय ने कहा था कि 500 रुपए प्रति परिवार को मिलेंगे और ये 1 महीने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा उनको जो एसेंशियल चीजें हैं जैसे खाना पीना, गैस सिलेंडर, ये सब भी मुहैया कराया जाएगा। लेकिन आप समझ सकते हैं इसके अलावा भी जरूरतें होती हैं और 500 रुपए एक पूरे परिवार के लिए 1 महीने के लिए कितना अपर्याप्त है। प्रवासी श्रमिक जो पीछे छूट गए हैं वो क्यों पलायन कर रहे हैं, इसका एक बड़ा कारण ये है कि हम में से हर कोई अपने घर से जब दूर रहता है तो ज्यादा डरा हुआ महसूस करता है, इसीलिए उनको लगता है अगर वो घर पहुंच जाएंगे किसी भी तरीके से, चल के, रेल से, ट्रक से, घोड़ा गाड़ी से, तो उनके पास एक सोशल सिक्योरिटी नेट होगा, क्योंकि गांव में सब आपस में ज्यादा जुड़े हुए होते हैं तो आप एक दूसरे की सहायता कर पाते हैं, जो कि शहरों में उनको उपलब्ध नहीं होगी। और उसके अलावा उनके पास उनके पारिवारिक समर्थन होगा जो मनोवैज्ञानिक तौर पे, साइकोलॉजिकली बहुत आपको हेल्प करता है ऐसे समय में। चाहे जैसे भी हो पाए वो लोग घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने मनरेगा के तहत काम शुरू करने की घोषणा कर दी है, तो उनको लग रहा है कि अगर वो अपने मूल स्थान पे पहुंच जाएंगे तो कम से कम मनरेगा के तरफ से उनको कुछ आय, कुछ धन की व्यवस्था हो जाएगी जो उनको शहरों में नहीं उपलब्ध है। अगर इन सब फैक्टर्स को ध्यान में रखें तो सरकार की तरफ से ये ठीक नहीं है कि वो जबरदस्ती श्रमिकों को दिल्ली, मुंबई जैसी जगहों पर रोक के रखे, उन्हें अपने घर न जाने दे। बजाय इसके जो केंद्र सरकार है उसको व्यवस्था करनी चाहिए परिवहन की, जिससे कि ये सारे श्रमिक जो हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने अपने घरों पे पहुंच सके। एडिटोरियल कुछ मानवीय और आर्थिक लागत की बात करता है। वो ये कहता है कि हालांकि भारत में अगर आप यूरोप और बाकी उत्तरी अमेरिका देशों की तुलना करें भारत से, तो जो कोविड-19 की वजह से मृत्यु दर और संक्रमण दर है वो काफी कम रही है, क्योंकि हमने बहुत पहले ही लॉकडाउन लगा दिया था, लेकिन इसकी हमें एक बहुत बड़ी मानवीय और आर्थिक कीमत चुकानी पड़ी है। और सरकार के सामने ये बहुत बड़ा एक नैतिक दुविधा का प्रश्न है, जिसके लिए उसे कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि जो गरीब हैं या जो असंगठित क्षेत्र में जो मजदूर हैं उनको इसकी सबसे ज्यादा कीमत ना उठानी पड़े, उनके सामने जो तकलीफें हैं उसका निदान हो सके समय पे। इसके अलावा वृद्ध और अशक्त जो हैं, जो डिसेबल्ड हैं और जो एल्डरलीज हैं, उनके लिए भी हमें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। एडिटोरियल आगे की राह बताते हुए कहता है कि महाराष्ट्र, जिसमें कि कोविड-19 के सर्वाधिक मामले दर्ज हुए हैं, उसने 3 मई के लॉकडाउन समाप्त होने के बाद केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि मजदूरों के लिए रेलवे सेवाओं को फिर से शुरू किया जाए, जिससे कि सारे जो मजदूर हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, वो अपने अपने घरों को पहुंच सकें और वहां उनकी जो जीवन स्थिति है उसमें थोड़ा सुधार हो सके। यहाँ पे जैसे कि बीच अप्रैल में कई जगह हमने देखा था, कई न्यूज रिपोर्टिंग में भी हमने देखा था कि श्रमिकों को दोष दिया जा रहा था रेलवे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे अगर वो समूह या झुंड में इकट्ठा हो रहे थे, जो कि बिल्कुल ही अनुचित है, क्योंकि इनके सामने जो मजबूरियां हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ऐसे दोष श्रमिकों के ऊपर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। यहाँ पे सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कैसे उनकी दिक्कतों को कम किया जाए। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे जहां से सबसे ज्यादा मजदूर आते हैं, वहां पे उनकी वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए भी यहाँ की सरकारें अपनी कमर कस चुकी हैं। आगे केंद्र सरकार क्या कर सकती है कि प्रवासियों को सुरक्षित भौतिक दूरी यानी सेफ सोशल डिस्टेंसिंग, जिसकी बात WHO भी करता है बार बार और काफी डॉक्टर्स ने भी की है, जिससे संक्रमण का खतरे से हम बचे रहें, लेकिन जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने अपने घर तक जा सके, इसके लिए ट्रेन्स चलानी चाहिए और ये ट्रेन्स सिर्फ मजदूरों के लिए होनी चाहिए, जिससे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो और वो लोग आराम से अपने घर जा सकें। की कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं आप। सबसे पहले माइग्रेंट की डेफिनेशन, यानी प्रवासी का मतलब क्या होता है, ये क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। सेंसस की अगर डेफिनेशन पे जाएं तो कोई भी इंसान तब प्रवासी की तरह दर्ज किया जाता है सेंसस में जब वो अपनी प्लेस ऑफ बर्थ यानी जहां पे वो पैदा हुआ है वहां से कहीं और जाके बस जाए। अगर ऐसी कोई भी स्थिति बनती है, चाहे आप शादी की वजह से किसी और स्थान पे बस गए हो या कार्य की वजह से किसी और स्थान पे चले गए हो, तो आपको माइग्रेंट करार दिया जाता है। इकोनॉमिक सर्वे 2017 बताता है कि
भारत में 2011 से 16 के बीच 9 मिलियन के करीब जो है वो लेबर माइग्रेशन हुआ था, एनुअल एवरेज लेबर माइग्रेशन, यानी एक साल के अंदर अगर हम लेबर माइग्रेशन देखें तो वो 9 मिलियन हुआ था। अगर 2011 का सेंसस देखें तो टोटल वर्कफोर्स जो है इंडिया का वो 482 मिलियन था और 2016 तक ये 500 मिलियन क्रॉस कर चुका है, ये मान सकते हैं। अगर टोटल वर्कफोर्स 482 मिलियन था तो हम मान सकते हैं कि 2016 में ही कम से कम 100 मिलियन जो थे इसमें माइग्रेंट वर्कर्स थे, यानी प्रवासी मजदूर थे। कौन से ऐसे राज्य हैं जहां से सबसे ज्यादा पलायन होता है और कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पे सबसे ज्यादा मजदूर पहुंचते हैं? तो सोर्स स्टेट्स यानी कहां से आते हैं, अधिकांश जो माइग्रेंट्स हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार से आते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और बंगाल से आते हैं। सबसे ज्यादा कौन से राज्यों में पहुंचते हैं? दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश और केरल जो है ये वो राज्य हैं जहां पे ये मजदूर जा रहे होते हैं। 2015-16 के अगर आंकड़े देखें तो आधे से ज्यादा जो माइग्रेशन हुआ है वो दिल्ली पहुंचे हैं लोग। उसके अलावा दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात, ये जो 4 स्टेट्स हैं ये सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स अट्रैक्ट करते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश से। अभी कुछ आंकड़ों के हिसाब से महाराष्ट्र में जो है वो माइग्रेशन थोड़ा कम हो गया है, इसकी वजह तमिलनाडु और केरला में बढ़ गया है, जो कि ये दिखाता है कि जो सदर्न स्टेट्स हैं यानी हमारे दक्षिण भारतीय जो स्टेट्स हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं ऐसे लेबर्स को महाराष्ट्र की बजाय। अगर आप इस मैप पे निगाह डालें तो ये एरो जितना मोटा है यानी उतना स्ट्रॉन्ग माइग्रेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से ज्यादातर जो है माइग्रेंट्स वो दिल्ली, हरियाणा जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से काफी माइग्रेंट्स जो हैं वो गुजरात भी पहुंच रहे हैं और महाराष्ट्र भी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा केरला में पहुंचते हुए दिख रहे हैं, गोवा और कर्नाटका से जो है वो भी महाराष्ट्र जाते हैं। तो हरियाणा और दिल्ली जो है वो उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश से माइग्रेशन अट्रैक्ट करता है और मध्य प्रदेश से ज्यादातर महाराष्ट्र जाते हैं। तो जो सबसे बड़े हॉटस्पॉट्स हैं माइग्रेशन के वो आपके निकल के आते हैं दिल्ली और महाराष्ट्र और गुजरात में उत्तर प्रदेश से काफी लोग जाते हुए दिख रहे हैं। अगर हम सेक्टर वाइज इनका शेयर देखें तो इंडिया का जो माइग्रेंट्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का लार्जेस्ट पार्ट बनाता है। इंडिया के जो वर्कफोर्स है यानी जितने लोग इस टाइम कार्य क्षेत्र में हैं उसमें 90% जो है वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। इनफॉर्मल सेक्टर यानी वो सेक्टर जहाँ पे उनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क नहीं है। सोशल सिक्योरिटी यानी जैसी हमने ऊपर बात की थी, उनके पास कोई अलाउंसेस नहीं है, उनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उनको कभी भी निकाला जा सकता है और उनकी कोई फिक्स्ड मंथली इनकम नहीं होती है, ना कोई बेसिक मिनिमम वेजेस उन पे लगते हैं। तो ये पैरामीटर्स हैं जब आप फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर को डिवाइड करते हो। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 40 मिलियन है, डोमेस्टिक वर्क यानी घर के जो लोग काम करते हैं वो 20 मिलियन है। तो सबसे बड़ा जो माइग्रेंट लेबर अट्रैक्शन है वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जो कि इस टाइम बंद पड़ा है। डोमेस्टिक वर्क में है, फिर टेक्सटाइल है, ये भी बंद पड़ा है। ईंट की भट्टी जो है वहां पे भी 10 मिलियन है, ये भी इस टाइम बंद पड़ा है, हालांकि कहीं कहीं रिलीफ दिया है सरकार ने हाल ही में। ट्रांसपोर्टेशन, माइंस और एग्रीकल्चर में बाकी जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो जाते हैं। कुछ स्कीम्स पे नजर डाल लेते हैं जो सरकार द्वारा मुहैया करवाई गई है। एक है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1979। इसके अंतर्गत जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं और जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो इंटर स्टेट वर्कर्स यानी माइग्रेंट लेबरर्स को एम्प्लॉय कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ टेम्परेरी पीरियड के लिए, यानी बहुत ही अस्थायी रूप से, वो भी तब जब उनके स्टेट में स्किल्ड वर्कर्स जो है उसकी कमी हो जाए। तो इस एक्ट के तहत आप परमानेंट माइग्रेंट वर्कर्स को नहीं रख सकते हैं। इसीलिए बहुत बड़ा कारण है कि जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो इनफॉर्मल ही काम करते हैं, वो फॉर्मल सेक्टर के तहत नहीं आ पाते हैं। फिर एक आवास स्कीम है जो केरला ने लॉन्च की है। इसके तहत जो है 18 से 60 वर्ष के बीच कोई भी अगर माइग्रेंट लेबरर केरला में काम करने आता है तो उसको 15,000 तक का फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है और इंश्योरेंस कवरेज मिलता है 2 लाख रुपए तक का अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है उनकी। जो मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा है वो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी केरला राज्य का कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो इस स्कीम के अंतर्गत सरकार ने लिंक किए हैं वहां पे इलाज मिल सकता है।
इसके अलावा आपको पता होगा कि मनरेगा नामक एक स्कीम है देश में, वो इसलिए चलाई गई थी, इसका एक मुख्य कारण ये भी था जिससे लोग अपने घरों पे रह के काम करें, माइग्रेशन ना हो एक जगह से दूसरी जगह अगर यहाँ पे काम नहीं है। जैसा कि आपको पता है खेती में हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जुटे हुए होते हैं, लेकिन खेती जो है वो सीजनल काम है, तो जब काम नहीं होता है तो उस टाइम मनरेगा उनकी सहायता करता है जिससे वो शहरों की तरफ ना जाए। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने शुरू की हुई है, 2005 से चल रही है। इसके मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये एक लीगल गारंटी है, ये आपको वर्ड याद रखना है, लीगल गारंटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी नहीं है। ये 100 दिनों के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट देती है, इसकी गारंटी मिलती है। इसमें हर फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत 1 साल के अंदर आपको कम से कम 100 दिन के लिए काम मिलेगा। टू अडल्ट मेंबर्स, यानी इसमें बच्चों को आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते, ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड। ये जो टर्म्स हैं ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रूरल हाउस होल्ड यानी ग्रामीण क्षेत्र के ही जो परिवार हैं वो इसमें काम ले सकते हैं। विलिंग टू डू पब्लिक वर्क रिलेटेड अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, यहाँ पे फिर 2-3 शब्द हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, पब्लिक वर्क रिलेटेड यानी आपको सरकारी काम ही करना है, पब्लिक वर्क रिलेटेड अनस्किल्ड मैनुअल वर्क विद स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है यानी लॉ में अगर कोई मिनिमम वेज है, सपोज सरकार ने कोई लॉ बनाया है, कोई कानून बनाया है जिसके अंतर्गत 10,000 रुपए मिनिमम वेज है प्रति माह, तो आप इससे कम पे काम नहीं दे सकते मनरेगा के तहत। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं याद रखने की, लीगल गारंटी है, 100 दिन के लिए काम मिलता है, अडल्ट मेंबर यानी बच्चों को आप नहीं ले सकते हो, रूरल यानी ग्रामीण इलाकों में ही, और अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, यहाँ पे आप स्किल्ड काम नहीं मांग सकते हो, और स्टैट्यूटरी मिनिमम वेज पे काम मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्या है, 18 साल का होना चाहिए और उसी ग्राम पंचायत में आप निवासी होने चाहिए, उसी के थ्रू आपको काम मिलेगा, और अनस्किल्ड लेबर के लिए आप तैयार होने चाहिए। जितना भी काम मुहैया करवाएगा मनरेगा के तहत जो ग्राम पंचायत है उसमें 1/3 जो है वो औरतों को काम पे रखना पड़ेगा। कृषि से रिलेटेड जो काम है वो 65% जो है वो टोटल काम का आपको देना पड़ेगा, वो कृषि का ही होना चाहिए। सोशल ऑडिट रहेगा मनरेगा में जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, पारदर्शिता रहे और किसी भी तरह का कोई करप्शन ना हो। ये जो स्कीम है ये देश के सभी जिलों में लागू है, सिवाय उन जिलों के जहां पे जो पॉपुलेशन है वो 100% अर्बन है। जिलों में 100% शहरी आबादी वाले जो जिले हैं वहां पे ये स्कीम नहीं चल सकती। फंडिंग जो है, सारी कॉस्ट जो है अनस्किल्ड लेबर की वो केंद्र सरकार देगी, और 75% मटेरियल की कॉस्ट केंद्र सरकार देगी, और 25% मटेरियल कॉस्ट या बाकी जो भी कॉस्ट बच जाएगी वो स्टेट्स देंगे। स्कीम को लागू जो है वो ग्राम पंचायत करेंगी। कोविड-19 की वजह से इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं स्कीम के, जो मनरेगा के अंतर्गत काम कर रहे हैं लोग उनको 2,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे एवरेज पे, और 3 करोड़ जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो विकलांग हैं और जो महिलाएं विडो हैं, यानी सीनियर सिटीजन यानी वृद्ध, विकलांग और विधवा जो हैं, उनको एक बार के लिए 1,000 रुपए का एक्स्ट्रा जो धन है वो एक्स्ट्रा राशि मिलेगी, लेकिन वो 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगी और 3 महीने के अंतर्गत मिलेगी। ये आपकी ट्रांसफर की जाएगी डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी जनधन योजना के तहत आपका अगर बैंक अकाउंट बनाए तो सीधे पैसे आपके अकाउंट में पहुंचेंगे। इसमें आपका मेन से रिलेटेड क्वेश्चन जो हो सकता है वो GS 1, 2, 3 तीनों के तहत हो सकता है। यहाँ पे आपसे टाइप्स ऑफ माइग्रेशन पूछे जा सकते हैं, कोविड-19 का माइग्रेंट्स पे क्या असर रहा है वो पूछा जा सकता है, और सरकार ने इसके लिए क्या क्या सुविधाएं मुहैया करवाई थी ये भी पूछा जा सकता है, जिसके अंतर्गत आप स्कीम्स मेंशन कर सकते हो। और ये जो कुछ स्कीम्स हैं ये जिनके बारे में हमने अभी बात की, ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं।